हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ साइज ऑफ बिज़नेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बिज़नेस के बारे में, एंटरप्राइज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। एंटरप्राइज कैसी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या उनसे होते हैं, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस किस टाइप की कंपनी बन सकती है, बिज़नेस किस तरह से होता है उनमें, और उनकी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारी डिटेल में हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक हम बेसिक चीज़ों पे ही हैं, क्योंकि ये एक तो कोर्स भी बेसिक है और दूसरा हम बिज़नेस को स्क्रैच से लेके चल रहे हैं कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी हमने कोई प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, हम उसको सिर्फ इस तरह से लेके मैनेज कर रहे हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं ताकि हम एक अच्छा सक्सेसफुल बिज़नेस कर सकें और हमें उस बिज़नेस में फ़ायदा भी हो और प्रॉफिट भी हो। ऐसा ना हो हम बिज़नेस स्टार्ट कर दें और हम वहीं के वहीं खड़े रहें, हमारी स्किल्स भी अपग्रेड नहीं हुई, हमारा कोई नॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, हमें चीज़ों का पता ना हो। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखते हैं कि जी जो साइज़ ऑफ बिज़नेस है वो कैसे मेजर होता है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड है उसको मेजर करने के, और किस किस साइज़ के बिज़नेस होते हैं उनको क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जी, मर्जिंग बिजनेस साइज की बात कर रहा है। इट इज़ कॉमन टू कंपेयर बिजनेस बाय देयर साइजेस। कहता है जी बिजनेस को आप सिंपल उनके साइज के अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हैं, लाइक बाय द साइज द वॉल्यूम दे आर टर्निंग इट ऑफ, एंड द सेकेंडली द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे आर एंटरटेनिंग, कितने एम्प्लॉइज को एंटरटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर कहता है हु वांट्स टू नो हाउ लार्ज अ पर्टिकुलर बिजनेस इज। फिर कहता है जी देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कितना लार्ज हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो देखते हैं कैसे मेजर किया जा सकता है उसको। फिर कहता है द गवर्नमेंट माइट विश टू गिव असिस्टेंस टू स्मॉल फर्म्स। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, इनके लिए बैंक भी स्पेशल होता है, एसएमसी एसएमई बैंक होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है जस्ट टू क्रिएट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द दोज हु डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल। उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं बिजनेस की तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी इकोनॉमी बूम करती है, हमारे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं, तो इवेंचुअली हमारे इकोनॉमी का या हमारी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। फिर कहता है इन्वेस्टर्स में विश टू कंपेयर द साइज ऑफ बिजनेस विद क्लोज कंपटीटर्स। अब इन्वेस्टर्स, अगर लेट्स से आप इन्वेस्टर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस का साइज कैसे कंपेयर करोगे विद योर कंपटीटर्स, कि अच्छा जी कंपटीटर्स ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, जिससे ये हो सकता है काम। तो वो उस तरह से हम अपना साइज कंपेयर कर लेते हैं उधर बिजनेस का। इन्वेस्टर्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, बुक के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। फिर कहता है कस्टमर में प्रेफर टू डील ओनली विद लार्ज फर्म्स। ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है कि कस्टमर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम डील करेंगे तो सिर्फ लार्ज फर्म्स के साथ करेंगे, हम लार्ज फर्म्स के साथ बिजनेस करेंगे, हम लार्ज फर्म से चीज़ें परचेज करेंगे। उसके पीछे डिफरेंट मिथ्स होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। जो पहला बहुत मेजर माइंडसेट होता है वो कहते हैं जी वो एक बड़ी कंपनी है, उसे अपनी गुडविल और रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा फिक्र होगी। ऑब्वियसली बात है, नोबडी इज लाइक विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज देयर रेपुटेशन और गुडविल, तो वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसीलिए उसका फायदा क्या होता है कि अगर आप उनकी गुडविल रेपुटेशन के ऊपर की बात कर रहे हो तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। बेनिफिट किस तरह से मिल रहा है, आप जो प्रोडक्ट उनसे परचेज कर रहे हो वो उनको उन्होंने अपने रेपुटेशन को माइंड में रखते हुए बनाई है। फिर कहते हैं जी assuming perhaps that they are more stable and less likely to cease production than smaller ones। और ये माइंडसेट क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो इतनी बड़ी कंपनी है, भागेगी नहीं। दे आर हेयर टू स्टे, दे आर हेयर टू एक्सपैंड, दे आर हेयर टू डू बिजनेस, दे आर हेयर टू फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स एज कम्पेयर टू स्मॉल वन। स्मॉल वंस का क्या है, वो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि यार अगर इनका बिजनेस ना चला, इन्होंने पैसे इकट्ठे इकट्ठे करके वाइंड अप करके चले जाएंगे, हम इनका क्या कर लेंगे। प्रॉपर सेटअप हो, फुल फ्लैश बिजनेस बड़ा हो, एक बड़ी कंपनी हो, तो उसका हमें फ़ायदा होता है, फिर कस्टमर का मेंटली रिलैक्स हो जाता है। फिर कहता है जी मर्जिंग बिजनेस साइज में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं। कहता है देयर आर several different ways of measuring and comparing business size and they often give different comparative results। That's true। बहुत ज़्यादा तरीके हैं मेजर करने के और कंपेयर करने के बिजनेस के साइज को। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, आप जितने भी डिफरेंट मेथड यूज़ करते हो उनके कंपैरेटिव रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैंने कोई एक मेथड यूज़ किया एक्स वाई जी और रिजल्ट सेम आया, और फिर मैंने बी मेथड यूज़ किया उसका भी रिजल्ट सेम आया, फिर मैंने अल्फा गामा मेथड यूज़ किया उसका भी रिजल्ट सेम आया। कहते हैं इसमें सबके रिजल्ट डिफरेंट है। अ फर्म माइट अपेयर लार्ज बाय वन मेजर बट क्वाइट स्मॉल बाय अनदर। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है।
आपको हो सकता है एम्प्लॉय एक फर्म जो है वो एक एंड से बहुत बड़ी नज़र आ रही हो कि इट्स अ वेरी बिग फर्म, लेकिन अगर किसी दूसरे एंड से देखें तो हो सकता है वो बड़ी छोटी सी फर्म हो, बड़ा छोटा से लोग काम कर थोड़े से लिमिटेड से लोग काम कर रहे हैं उसमें। जैसे कोई लिमिटेड एडिशन कंपनी हो ऐसी जो लिमिटेड एडिशन चीज़ें बनाती हो, और गिनती की उसे 5-10 चीज़ें बनानी है सिर्फ, देखने को तो आएगा बड़ी छोटी सी कंपनी है हम, लेकिन ये नहीं देख रहे वो छोटी सी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो पूरी दुनिया में 5-10 यूनिट्स बना के दे रहे हैं अपने। इसका मतलब है दे आर लाइक टॉप नॉच कंपनी। फिर कहता है देयर इज नो इंटरनेशनली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ स्मॉल मीडियम और लार्ज बिजनेस इज, बट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑफन यूज्ड टू मेक इट दिस डिस्टिंक्शन। ये बात भी सच है, ये आज तक डिबेट ही है इंटरनेशनली कि जी स्मॉल इंटरप्राइज कौन सी है, मीडियम इंटरप्राइज कौन सी है, लार्ज इंटरप्राइज कौन सी है, लार्ज बिजनेस कौन सी है, स्मॉल बिजनेस कौन सी है, मीडियम बिजनेस कौन सी है। क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे नहीं आ सके कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम बिजनेस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज बिजनेस, एंड दीज डेफिनेशंस विल बी यूज्ड फॉर एवरी दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस इन फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उनके एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। चाहे कंपनी है, उसमें लेट्स से 20 लोग काम कर रहे हैं, तो दिस अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल बिजनेस है उनका। फिर एक कंपनी है जहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, हम कहते हैं सर ये दिस इज अ मीडियम एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक कंपनी है जो कि जिसमें कोई 2-3 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ये लार्ज फर्म है। अब ये लार्ज फर्म है तो इसका मतलब है ये मल्टीनेशनल फर्म होगी, इसके डिफरेंट कंट्रीज में जाके सेटअप्स होंगे, तो इसकी वजह से ये ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिसमें हम मेजर करते हैं। कोई हार्ड एंड फिक्स स्टैटिक क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है कि जी इसकी तरह आपने मेजर करना है, ये स्टैंडर्ड है और ये सेट स्टैंडर्ड है। तो कहता है डिफरेंट मेजर्स ऑफ साइजेस क्या हैं। पहली चीज़ तो आ जाती है आपका डिफरेंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, कि अच्छा आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आप मेजर कर लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सिंपलेस्ट मेजर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा जी इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, दिस इज अ स्मॉल एंटरप्राइज। अच्छा इसमें जो है जी दो 50-60 लोग हैं, 100 से कम है, दिस इज अ मीडियम साइज एंटरप्राइज। उसके ऊपर जितनी भी होंगी दे आर लार्ज इंटरप्राइजेस। तो ये तो बड़ा एक कॉमन सा है फिनोमिना है। इसमें कहता है इट इज ऑब्वियस टू एवरीवन दैट अ शॉप रन बाय जस्ट द ओनर और देयर फैमिली इज स्मॉल। जैसे एक कोई दुकान है, दो भाई मिलकर चला रहे हैं, वो तो स्मॉल बिजनेस में आएगा। अब स्मॉल बिजनेस में क्यों आएगा, बस दो लोग ही चला रहे हैं ना मिलके, दो भाई हैं वो ही उस शॉप को चला रहे हैं, तो उसका उनका बिजनेस भी स्मूथ चल रहा है, उनको और बंदे की जरूरत ही नहीं है। वाई दे नीड टू हायर मोर पीपल फॉर दैट। फिर कहता है इट इज ऑल्सो क्लियर दैट अ फर्म एम्प्लॉइंग मैनी स्टाफ इज लाइकली टू बी लार्ज। और ये बात सच है, अगर कोई ज्यादा हायरिंग कर रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ज्यादा लोगों को जॉब्स ऑफर कर रहा है, तो वो एक बड़ी कंपनी है। क्योंकि बड़ी कंपनीज के ये स्टैंडर्ड होते हैं, बड़ी कंपनी इस तरह से काम करती हैं। छोटी कंपनी को उतने ही एम्प्लॉयज वो रखती है जितनी उसको जरूरत होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज की पे रोल भी एक्सपेंस है आपका। अब वो एक्सपेंस आपने कैसे पूरा करना है, ऑब्वियसली बिजनेस से कमा के पूरा करना है। तो सबसे बड़ा एक्सपेंस तो आपका पे रोल बन जाएगा, और जितने ज़्यादा आपके एम्प्लॉइज़ होंगे उतनी ज़्यादा आपको जगह चाहिए उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको बिठाने के लिए, उनके ऑफिसेज एंड ऑल दैट, सैलरीज, उनका फूड एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कहता है हाउ वुड अ बिजनेस दैट नीड्स टू एम्प्लॉय ओनली फ्यू पीपल सच एज हाईली ऑटोमेटेड कंप्यूटर चिप मेकर विद एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि था एक, मैंने आपको लिमिटेड एडिशन कार की एग्जांपल बताई या किसी भी चीज़ की, वजह से वही बात कर रहा है कि वो देखने में ऑटोमेटेड सिस्टम है सारा, और एम्प्लॉयज़ उनके लिमिटेड से हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट बना रहे हैं। हो सकता है देखने में वो बिजनेस स्मॉल हो, लेकिन जब हम उसके रेवेन्यू की बात कर रहे होंगे या टर्नओवर की बात कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से बिजनेस बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका रेवेन्यू वो एक्सपेंसिव पार्ट बना रही है ना, और लिमिटेड पार्ट्स बना रही है, शायद एक या दो कंपनीज पूरी दुनिया में बनाती होंगी, तो इससे उसका उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता होगा। इसकी एग्जांपल है two soft drinks firms in market. One uses traditional method of production, using 120 people to make 0.3 million liters of drink a week, while the other is totally automated, producing 1 million liter a week just with 10 people. मतलब ये आपकी दो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की बात कर रहा है कि वो ऐसे प्रोड्यूस कर रही हैं, एक मैनुअली काम कर रहा है वो इतना बना रहा है, और एक ऑटोमेटेड तरीके से काम कर रहा है वो इतना ज़्यादा बना रहा है। मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ 0.7 मिलियन का फ़र्क डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये डिफरेंस है, खाली डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें, जब वो जो ऑटोमेशन से इतना ज़्यादा चीज़ें बना रहा है, उसने उतनी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है, उसकी इन्वेस्टमेंट का भी उतना ही रोल प्ले हो रहा है इसमें कि जो वो अपने पैसे बाउंड करके इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। ठीक है। फिर आगे जी एक और तरीका है बिजनेस का सर्च में करने का, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू बेसिकली होता है हमारा बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब अभी इसमें एक्सपेंस हमने निकाला नहीं है, आप ये कह सकते हो दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ योर सेल्स,
कि बिजनेस ने इतने पैसे इकट्ठे कमाए हैं, अब कमाए हैं उसमें से बिजनेस एक्सपेंस भी तो देना है, रेंट देना है, सैलरीज देनी है, यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस देने हैं, तो उसके बाद जो अमाउंट निकले वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन हम यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं सिर्फ, क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंचाइज वगैरह आपको देती हैं तो दे टुक अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम यू ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, कि वो रेवेन्यू के इतने परसेंट आपसे लेते हैं। कहते हैं रेवेन्यू इज टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स मेड बाय अ बिजनेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू जी इस टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स हैं कि आपके सेल्स की टोटल वैल्यू क्या है जो उस बिजनेस ने किया है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया है, उसका जो सेल वैल्यू वो क्या है आपकी। ऑफन यूज एट मेजर ऑफ साइज स्पेशली व्हेन कंपेयरिंग फर्म्स इन सेम इंडस्ट्री। तो कहता है इसको भी, इस मेथड को आप यूज करते हैं फर्म्स को कंपेयर करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की चीज़ को मेयर कर रहे हो गारमेंट्स की इंडस्ट्री के साथ, या आप फूड इंडस्ट्री के साथ ही उसको मेयर करोगे हॉस्पिटैलिटी की चीज़ों को। यहाँ पर हम हॉस्पिटैलिटी की चीज़ों को हेल्थ के साथ मेयर करें ये भी गलत है, हम हॉस्पिटैलिटी की चीज़ों को एजुकेशन सेक्टर से मेयर करें ये भी गलत है। तो कहता है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री को इस तरह से मेयर किया जा सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कहता है जी लेस इफेक्टिव व्हेन कंपेयरिंग फर्म्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। वो तो हम पहले बात कर चुके हैं, दिस इज ओनली इफेक्टिव इन द सेम इंडस्ट्रीज। आप इसको तब इफेक्टिव कह सकते हो जब आप सेम इंडस्ट्री में रहते हैं, आप इसको यूज कर रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आपकी इंडस्ट्रीज डिफरेंट हो गई हैं तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, फिर आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कहता है जिस एग्जांपल क्या है, कंपेयरिंग हाई वैल्यू प्रोडक्शन लाइक प्रीशियस जूल्स विद लो वैल्यू प्रोडक्शन लाइक क्लीनिंग सर्विसेज। अब वही बात आ गई कि आप जो एक गोल्ड स्मिथ है जो है जूल्स का जो काम करता है उसको कंपेयर करें क्लीनिंग सर्विसेज वाले के साथ। अब जूल का शेयर जो बिजनेस कर रहा है ज्वेलरी का, उसका छोटा सा पैकेट में हम $1,000,000 का होता होगा, इसलिए जो क्लीनिंग सर्विस वाले हैं उनका हो सकता है ईयरली टर्नओवर इतना होता हो। तो ये कहता है कि इसमें सेम इंडस्ट्रीज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रीज डिफरेंट हो रही हैं देन इट्स नॉट अ वाइबल ऑप्शन टू कंपेयर by the businesses by the revenue. Then it says there is another way, it's capital employed. Capital employed क्या होते हैं, capital employed is the total value of long term finance invested in the business, कि आपने कितना कैपिटल यूज किया हुआ है। बाय कैपिटल उस फर्म की क्या वर्थ है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, A B C D, ये किस लेवल पे है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो कहता है इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, वो होगा जो टोटल पैसे एक किसी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। द लार्जर द बिजनेस एंटरप्राइज द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात ठीक है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उतनी पैसे आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए होंगे। पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कंपैरिजन बिटवीन फर्म इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गिव अ रादर मिसलीडिंग पिक्चर। वही बात आ गई, यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेम नहीं हो सकती है। टू फर्म्स एम्प्लॉइंग द सेम नंबर ऑफ स्टाफ में हैव द डिफरेंट कैपेसिटी इक्विपमेंट नीड्स सच एज द हेयर ड्रेसर एंड एन ऑप्टिशियन who need expensive diagnostic and eyesight measuring machines। अब इसमें देखो, अब एक हेयर ड्रेसर को एक आपके ऑप्टिशियन वाले से कंपैरिजन किया बिजनेस का, ये भी नहीं बनता, क्योंकि जो हेयर ड्रेसर है उसके इक्विपमेंट इतने एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जो ऑप्टिशियन है उसके इक्विपमेंट ही बहुत महंगे हैं। वो जो बार्बर है वो उन इक्विपमेंट के साथ बार बार काम कर सकता है, और जो आपका ऑप्टिशियन है वो एक्सपेंसिव मेथड यूज़ कर रहा है, एक्सपेंसिव मशीनरी यूज़ कर रहा है जिनसे वो डायग्नोज कर रहा है चीज़ों को, तो वो भी एक्सपेंसिव काम है, इसलिए आप कंपैरिजन नहीं कर। फिर कहता है जी द फोर्थ वे ऑफ मेइंग द साइज ऑफ बिजनेस इज द मार्केट कैपिटलिज्म, या मार्केट कैपिटलाइजेशन, के मार्केट में कितना कैपिटल है। कहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज इशूड शेयर्स। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि मार्केट में कितना कैपिटल आपका अवेलेबल है, जो आपने कितने शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं हमें। कहता है कैन बी यूज ओनली फॉर बिजनेस दैट हैव शेयर्स कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये मेथड आप किसके लिए यूज करते हो, कहता है जी ये मेथड से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए यूज कर सकते हो जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसका मतलब जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, एनीवन हु वांट टू बाय वो खरीद सकता है। It is calculated by this formula: market capitalization is equal to current share price into total number of shares issued। आप इसे बड़ा सिंपल, मार्केट का कैपिटल देखना चाहो कितना है उसमें, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के साथ, अब उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सिस्टम में, कहता है इस सिस्टम प्रॉब्लम ये कैन नॉट बी यूज फॉर अनलिस्टेड बिजनेसेस। ये तो बहुत पहले हमने बता दिया आपको कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ही बेस्ट क्राइटेरिया है, और इससे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही काम हो सकता है। अगर दूसरी कंपनी हो तो आप नहीं कर सकते, ज़रूरी है कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। फिर कहता है जी
नॉट अ स्टेबल मेथड ड्यू टू कंटिन्यूस चेंजिंग शेयर प्राइसेस। ये बात भी ठीक है। अब शेयर प्राइसेस स्टॉक मार्केट में जब शेयर ट्रेड हो रहे हैं, प्राइस तो अप डाउन हो रही है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन भी आ रही है, कभी एबनॉर्मल ग्रोथ भी आ रही है और कभी एबनॉर्मल फॉल भी आ रहा है, प्राइस में डिक्लाइन भी आ रहा है। तो कहता है इससे आप स्टेबल वैल्यू से अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी शेयर की वैल्यू स्टेबल ही नहीं है, वो तो फ्लक्चुएटेड है, और जो फ्लक्चुएटेड वैल्यूज होती हैं उनसे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर कहता है डिफरेंट मेजर ऑफ साइज में आ जाता है, मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं अब कि अब मार्केट शेयर के अकॉर्डिंगली कैसे मेजर कर सकते हैं। कहता है मार्केट शेयर इज द सेल्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल मार्केट सेल्स। अब कहता है बाय मार्केट शेयर भी आप मेजर कर सकते हो बिजनेस का साइज, कि जी आपकी उस मार्केट का टोटल शेयर कितना है और उसमें से आपकी कंपनी ने कितना ग्रैब किया हुआ है। लेट्स से हम कहते हैं इस मार्केट इंडस्ट्री का टोटल मार्केट में 20% शेयर है, उस 20% में से हमारा कितने परसेंट है जो हमारा प्रोडक्ट ने, हमारी कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है, जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बना के दे बेच रहे हैं। फिर कहता है जी रिलेटिव मैयर है, इसको मेजर करना थोड़ा सा आसान होता है। इफ अ फर्म हैज अ हाई मार्केट शेयर इट मस्ट बी अमंग द लीडर्स इन द इंडस्ट्री एंड कंपैरेटिवली लार्ज। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो उसमें फ़ायदा क्या होगा हमें। इफ़ हम हैज़ अ हाई मार्केट शेयर तो इट मस्ट बी अमंग द लीडर्स इन द इंडस्ट्री। अगर आपके मार्केट शेयर ज़्यादा हैं, हाई हैं, तो आप फिर इंडस्ट्री के लीडर्स ही हो, ठीक है ना। और आप जब इंडस्ट्री के लीडर्स और बड़ी फर्म्स हो तो कंपैरेटिवली यू आर लार्ज फर्म, आप एक छोटी फर्म नहीं है, आप एक बड़ी फर्म है जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है। कि जी अब लेट्स से नेस्ले है, नेस्ले ने आपकी मार्केट इतने परसेंट ग्रैब की हुई है, या कोको कोला है, कोको कोला आपकी बेवरेजेस की मार्केट को इतने परसेंट कैप्चर करके बैठा हुआ है, वो हर साल इतना ही होता है, 1-2% ऊपर नीचे होता होगा। तो ये क्या है, ये वो है आपका, आप मार्केट शेयर से कैसे मेजर कर सकते हो। फिर कहता है हाउएवर when the size of the total market is small a high market share will not indicate a very large firm। अब इसमें क्या, अगर आपका मार्केट का साइज छोटा है, आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को ड्रेस कर रहे हो, तो फिर कहता है हाई मार्केट शेयर विल नॉट इंडिकेट द वेरी लार्ज फर्म। तो उसमें अगर आपके मार्केट शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं प्रेडिक्ट हो रहा कहीं पे भी कि आप बहुत बड़ी फर्म हो, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी फर्म बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कहता है ये कैसे कैलकुलेट किया था, इट इज कैलकुलेट बाय द सिंपल फार्मूला, टोटल सेल्स ऑफ बिजनेस देख लो कितनी है उस बिजनेस की, टोटल सेल्स ऑफ इंडस्ट्री की देख लो कितनी है। जैसे लेट्स से हम बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोक का कंपैरिजन करते हैं या कोक का मार्केट शेयर निकालते हैं, तो देखें ओवरऑल बेवरेज इंडस्ट्री की सेल्स कितनी हुई हैं, और हमारी प्रोडक्ट की सेल्स को उससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारे पास आंसर। फिर कहता है डिफरेंट मेजर्स ऑफ साइजेस क्या हैं, अदर मेजर्स दैट कैन बी यूज साइज के लिए, और कौन कौन से मेजर यूज होते हैं, वो हैं जी डिपेंड वेरी मच ऑन द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, किस तरह की प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं चीज़ों को मेजर करने के। द नंबर ऑफ गेस्ट बेड्स और गेस्ट रूम्स कुड बी यूज टू कंपेयर होटल बिजनेस। जैसे आपका होटल बिजनेस देखना है तो वो कैसे होता है, कहता है जी सिंपल, आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ गेस्ट बेड्स देख लो कितने हैं, या नंबर ऑफ गेस्ट आपके रूम में चेक इन आपके होटल में कितने लोग करते हैं, उससे सिंपली आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी इसमें इतना बिजनेस होता है। फिर कहता है नंबर ऑफ शॉप्स कुड बी यूज फॉर रिटेलर्स। आप रिटेलर्स के लिए देख लेते हो, अच्छा जी यहाँ पे कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतना इस इंडस्ट्री में इतना बिजनेस हो रहा है, इतनी शॉप्स हैं और ऑन एवरेज हर शॉप इतना बिजनेस कर रही है। टोटल फ्लोर सेल स्पेस कुड ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर रिटेल बिजनेस। हम क्या कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस की बात करें तो फ्लोर की सेल्स के हिसाब से अपनी सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा वी आर लोकेटेड एट फर्स्ट फ्लोर पूरे की सेल इतनी हुई है, उसमें से हमारी कंपनी की सेल इतनी है, हमें उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। अब एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट आया है जो हमने डिसाइड करना है, कहता है विच फॉर्म ऑफ मेजरमेंट इज़ बेस्ट। मतलब कौन सी फॉर्म है मेजरमेंट की जो कि आप कहेंगे कि ये बेस्ट फॉर्म है मेजर करने की। अब इसमें देखें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमने एनालिसिस करके बताना है कौन सी बेस्ट फॉर्म है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, देयर इज नो बेस्ट मेजर। कोई भी बेस्ट मेजर नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें ये ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि हम ये चीज़ किसी ना किसी जगह पे एग्जैक्टली सेम एज इट इज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये तीन चार चीज़ों पे, तीन चार बिजनेस कैपेसिटीज पे इकट्ठी एक दफ़ा एक ही तरह इम्प्लीमेंट हो सकती है। फिर कहता है द वन यूज डिपेंड्स ऑन व्हाट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश अबाउट द फर्म बीइंग कंपेयर्ड। तो कहता है द वन यूज डिपेंड्स ऑन व्हाट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश। आपके यूज का डिपेंड करना जरूरी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या बना रहे हो और किस तरह फर्म कंपेयर कर रहे हैं। दिस कुड डिपेंड ऑन वेदर वी
आर इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट साइज और कंपेटिटिव साइज विद इन वन इंडस्ट्री। अब इसमें आपने देखना है कि आपने एब्सोल्यूट साइज निकालना है या कंपेटिटिव साइज निकालना है और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रहते हुए। अगर तो एब्सोल्यूट साइज निकालना है थिंग्स विल बी डिफरेंट, अगर हमने कंपेटिटिव साइज निकालना है देन अगेन थिंग्स विद डिफरेंट। लेकिन एक इसमें रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री मस्ट बी सेम, इंडस्ट्री चेंज नहीं हो सकती है। फिर कहता है इफ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ साइज इज रिक्वायर्ड then it is almost certainly advisable to test a firm on at least two of the above criteria and to make comparison on the basis of these। कहता है अगर आपको एब्सोल्यूट में चाहिए ना एग्जैक्ट, तो फिर दो या तीन क्राइटेरिया से उसको टेस्ट करो और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करो। उसके बाद उनका एवरेज बना के उन कंपैरिजन के बेसिस पे अपने वर्डिक्ट दो कि हाँ ये इस तरह से हो सकता था, इस तरह से हमने किया, इस तरह से बेहतर है। इन तीन तीन फॉर्मेट से, इन दो तीन फॉर्मेट से हमने काम किया और तीनों में वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं आई है। तो अगर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से काम बेहतर हो रहा है, ये एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंगली ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस। स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस की सिग्निफिकेंस क्या है? कहता है नो यूनिवर्सल एग्री डेफिनेशन स्मॉल फर्म्स, इट्स स्टिल इजी टू आइडेंटिफाई। बात वही है, इसकी भी कोई अच्छी सिंगल डेफिनेशन नहीं है हमारे पास स्मॉल फर्म की, लेकिन इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि स्मॉल फर्म है एक लार्ज फर्म है। एम्प्लॉय few people and will have a low turnover compared to other firms। इसमें होगा क्या, अब उसने लोग कम रखे होंगे, उनका टर्नओवर थोड़ा होगा बाकी फर्म्स के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या हो जाएगा आपकी, वो इवेंचुअली आपकी क्या हो जाएगी, आप कह सकते हो ये एक छोटी फर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल इकोनॉमीज एंड द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट। कहता है जी ये बड़ा सिंपल है, इसमें जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनके लिए बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है और इंडस्ट्री में जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए भी वो कॉमन प्रैक्टिस होगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कहता है जॉब्स आर क्रिएटेड। मैंने पहले बताया कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस को इतना इंकरेज किया जाता है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। न्यू आइडियाज फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इन ग्रेटर चॉइस इन द मार्केट। इससे नए आइडियाज भी डेवलप होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, और मार्केट में कंपटीशन आता है, हेल्दी कंपटीशन होता है तो आपको प्रोडक्ट की चॉइसेस ज़्यादा और वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। ऑल ग्रेट बिजनेस वर स्मॉल एट वन टाइम। और ये तो एक देखें, एक बात है, कोई भी बड़ी कंपनी पहले दिन से बड़ी नहीं होती, वो एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ होता है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मैंडेटरी क्या है कि आप पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज ऑपरेट कर रहे हो, या आपकी मार्केट में गुडविल हो, मार्केट में आपने कोई बिजनेस किया हो, उसके बाद आप जाते हो कि जी अच्छा नाउ वी आर रेडी फॉर द पब्लिक लिमिटेड। Small firms may enjoy lower average cost than large ones and their benefit this benefit could be passed। अब कहते हैं जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो एंजॉय करती हैं किस चीज़ को, अपनी को लोअर कॉस्ट को या एवरेज कॉस्ट को, लोअर एवरेज कॉस्ट को। फिर कहता है एज कम्पेयर टू लार्ज फर्म्स, तो ये बेनिफिट उनको मिल सकता है और ये बिल्कुल ट्रू बेनिफिट है जो। अच्छा जी, यूरोपियन यूनियन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस साइज क्या है? उन्होंने मीडियम, स्मॉल और माइक्रो किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है? उनके अकॉर्डिंगली कहता है लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल फर्स्ट। स्मॉल में 11 से 50 एम्प्लॉइज होंगे तो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आएगा, जिसका रेवेन्यू 2 मिलियन पाउंड से यूरो से लेके 10 मिलियन यूरोस तक होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड उसका कितना होगा? 2 मिलियन यूरो से लेकर 10 मिलियन यूरोस तक। फिर मीडियम पे आते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 51 से लेकर 250 तक लोग एम्प्लॉयड होंगे और उनका रेवेन्यू जो है वो 10 मिलियन यूरो से लेके 50 मिलियन यूरोस तक होगा। और उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज फ्रॉम 10 मिलियन यूरोस टू 34 मिलियन यूरो, तो वो मीडियम साइज एंटरप्राइज है। फिर आता है माइक्रो साइज में। माइक्रो में क्या है? 10 और फ्यू, वो स्मॉल लेवल के जो बिजनेस हैं उसमें कहता है 10 लोग या उससे भी कम, और अब रेवेन्यू क्या, अप टू 2 मिलियन यूरोस, और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो भी कहता है 2 मिलियन यूरोस है। ये क्राइटेरिया दैट इज ऑन द बेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यू के अकॉर्डिंगली बना। अब कहते हैं जी गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या मिलती है स्मॉल बिजनेसेस को? ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट कर रही है ना बिजनेसेस को। तो कहता है रिड्यूस रेट ऑफ प्रॉफिट और टैक्स। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो गवर्नमेंट आपको इंकरेज करने के लिए आपको oblige करती है कि हाँ जो है टैक्स रेट या टैक्स टैरिफ आप पे कम पड़ेगा। कॉरपोरेशन टैक्सेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोन गारंटी स्कीम्स होती हैं कि आपको लोन इजीली मिलेगा ताकि आप बिजनेस को फ्लॉरिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकें। फिर कहता है इन्फॉर्मेशन एडवाइस एंड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। इन्फॉर्मेशन एडवाइस भी मिलती है, एडवाइजरी सर्विसेज भी मिलती हैं आपको, और सपोर्ट भी मिलती है कि अच्छा यहाँ पे आप इस तरह कर लो, यहाँ पे इस तरह करके सपोर्ट किया जा सकता है। फिर कहता है जी अदर एड इज डिजाइन टू हेल्प स्मॉल फर्म्स ओवरकम द particular problem
प्रॉब्लम दैट दे फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस। और क्या हेल्प मिलती है उनको, कोई इस तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है कि जितनी स्मॉल फर्म्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और वो फ्रिक्वेंटली फेस कर रहे हैं, उनको हेल्प करने में, सॉर्ट आउट करने में उनको एजेंसीज या इंस्टीट्यूशन उनकी हेल्प करते हैं, ताकि उनको इंकरेज किया जा सके और बिजनेस से डिस्करेज ना हो जाए। फिर कहता है लैक ऑफ स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आती हैं इसमें, कि अब ज़ाहिर है अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो आप हर फील्ड का स्पेशलाइज एक्सपर्ट बंदा नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज दे विल बी द बर्डन ऑन योर रेवेन्यू, और बिजनेस में बर्डन होगा। हम वो तभी जाके उस प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे जब हम फील करते होंगे नाउ वी कैन अफोर्ड। प्रॉब्लम इन रेजिंग बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब इसमें प्रॉब्लम आती है, कहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने में प्रॉब्लम आती है आपको, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गारंटीज देनी पड़ती हैं, तो 100 किस्म के मसले आ जाते हैं। फिर कहता है मार्केटिंग रिस्क फ्रॉम अ लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। अब उसमें होता क्या है, आपका मार्केटिंग रिस्क में है आपका, क्यों, प्रोडक्ट रेंज बड़ी लिमिटेड है आपके पास, उस लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज में रहते हुए आप ना अपने जो आपने मार्केटिंग है वो करनी है, और आप कितनी मार्केटिंग कर लोगे, कितना एक्सपेंस पे कर लोगे कि वो प्रोडक्ट्स आपकी वो तीन चार ही हैं। डिफिकल्ट इन फाइंडिंग सूटेबल एंड रीजनेबल प्राइस प्रेमिसेस। कहता है जी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग सूटेबल एंड रीजनेबल प्राइस प्रेमिसेस। इसमें अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो प्रेमिसेस ले रहे हैं वो छोटी हों और रीजनेबल प्राइस हो, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ज़्यादा छोटी हो कि बिजनेस प्रॉपर ना हो सके। मीन्स एक एवरेज किस्म की स्पेस ढूंढना भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है। सो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस देख लेते हैं क्या हैं। एडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लार्ज बिजनेस। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल बिजनेस फर्स्ट। कहता है कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द ओनर्स। दैट्स ट्रू। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो यू डोंट नीड टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल, उसको मैनेज और एक सिंगल ऑनर कर सकता है जो उसका ऑनर है। often able to adapt quickly to meet changing customer needs। अब सिंगल स्मॉल बिजनेस में क्या आप जितनी भी जो चेंजेस आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, अडाप्ट कर सकते हो उसको, कि अपने कस्टमर की जो नीड्स चेंज हो रही हैं उनको फुलफिल और सेटिस्फाई करने के लिए। फिर कहता है ऑफर पर्सनल सर्विसेज टू कस्टमर। अब क्योंकि बिजनेस की नेचर छोटी है तो वी हैव अ टाइम, हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बहुत थोड़े हैं, वी हैव टाइम टू एड्रेस ईच एंड एवरी कस्टमर प्रॉब्लम इंडिविजुअली, और इसमें हम उनको सेटिस्फाई अच्छा कर सकते हैं, सर्विस अच्छे दे सकते हैं, जिसके साथ वो जिसके मिलने के बाद वो आपकी प्रोडक्ट आपकी कंपनी के साथ बने रहेंगे, अपनी वो जो आप बेच रहे हैं वो आपसे खरीदेंगे। फिर फाइंड इट इजी टू नो ईच वर्कर एंड मेनी स्टाफ प्रेफर टू वर्क फॉर अ स्मॉलर मोर ह्यूमन बिजनेस। उसमें फ़ायदा क्या है, आप लोगों कम लोग होते हैं एक दूसरे को जान सकते हो, और अक्सर लोग जो होते हैं काम करने वाले वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है छोटे बिजनेस में काम करें। उससे क्या होगा, जो वो बिजनेस जो ह्यूमन ओरिएंटेड है, जिसमें हाथ से काम किया जाता है, ठीक है ना, कि ऑटोमेटेड मशीनरीज लगी हुई हैं। इफ फैमिली ऑन द बिजनेस कल्चर इज ऑफन इनफॉर्मल, एम्प्लॉयज विल मोटिवेटेड एंड फैमिली मेंबर्स परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। तो कहता है कि फैमिली ऑन बिजनेसेस हैं तो उसमें क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज बड़े मोटिवेटेड होते हैं, कल्चर जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। अब इनफॉर्मल कल्चर क्योंकि आज का ट्रेंड ही इनफॉर्मल का चल रहा है, और दुनिया वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल कल्चर। तो एम्प्लॉयज विल मोटिवेट एंड फैमिली मेंबर्स परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, और उसमें क्या होता है फैमिली मेंबर्स ही डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लार्ज बिजनेस क्या है, कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल मैनेजर्स। दैट्स ट्रू। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप प्रोफेशनल लोग हायर कर सकते हो, प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर कर सकते हो। बेनिफिट फ्रॉम द कॉस्ट रिडक्शंस एसोसिएटेड विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन को कम, कॉस्ट को कम कर सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाके, एक लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस करके ज़्यादा सारी चीज़ें बना के, ठीक है। मे बी एबल टू सेट लो प्राइसेस दैट अदर फर्म्स हैव टू फॉलो। इसमें एक और एडवांटेज आपको मिलता है, आप प्राइसेस कम रख सकते हो एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स, क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हो, आप लार्ज स्केल पे चीज़ें बना रहे हो, आपको कॉस्ट उसकी और कम पड़ रही है। तो जो कम कॉस्ट से हम चीज़ लेके मार्केट में आ रहे हैं, हम प्रॉफिट अपना ज़्यादा भी रख के अपने कंपेटिटर से सस्ती या उसके ब्रेक इवन पे चीज़ बेच दें तो वो नहीं बेच सकेगा। अगर वो हमारे साथ कॉम्पिटिशन करना भी चाहेगा तो वो थोड़ी देर बेच लेगा, पर थोड़ी देर बेचने के बाद उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। फिर कहता है मे बी एबल टू सेट लो प्राइसेस दैट अदर फर्म्स हैव टू फॉलो। तो उसमें हम जो अपनी वजह से प्राइस सेट करेंगे तो जो न्यू एंट्रेंट्स होंगे या और बिजनेस वाले होंगे तो उनको वो प्राइसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, कि अब इन्होंने सेट कर दी है, अब मुझे उसको फॉलो करना सिर्फ। यू हैव access to several different sources of finance। इसमें आपको क्या होता है, फाइनेंस के डिफरेंट सोर्स की एक्सेस पे मिल जाती है, कि अच्छा यार अब मैं एक लार्ज फर्म हूँ, मैं फंड्स रेज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं से, ठीक है। मे बी डिवर्सिफाई इन सर्वल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स सो दैट रिस्क आर स्प्रेड। अब इसको डिवर्सिफाई किया जाता है डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, ताकि आपका रिस्क जितना भी है वो स्प्रेड कर दिया जाए। जितना रिस्क स्प्रेड होगा उतने ही रिस्क के या बिजनेस लॉस के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं।
are more likely to be able to afford research and development into new products and processes. अब एक बड़ी कंपनी के लिए मैनेजेबल है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कराए, ठीक है, और नए प्रोसेसेस को भी एक्सप्लोर करें। बट इफ़ वी कंपेयर, इफ़ वी टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेस, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो बड़ी कंपनी ये कर सकती है, स्मॉल कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो अब बड़ी कंपनी को तो एडवांटेज है, लेकिन स्मॉल कंपनी रिसर्च करवा के पैसे कहाँ से ला के देगी उनको, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। इस वीक का हमारा लेक्चर एक ही था, ये जो अपलोड कर दिया गया। इसके साथ एक असाइनमेंट होगी, वो आप लोगों ने करनी है, और साथ कुछ रीडिंग मटेरियल है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। टेक केयर। कुछ समझ नहीं आती है, फील फ्री टू आस्क मी, कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।